लिंक। Good afternoon, guys. How are you? राजवीर, गुड आफ्टरनून मैम। प्लीज एक बार एडिशनल कंडीशंस। राजवीर, पूरा चार्ट बनाएंगे आज के लेक्चर में, बेसिक कंडीशन प्लस एडिशनल कंडीशन, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी लेंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी लेंगे, राइट? वील वेट फॉर जस्ट फ्यू मिनट्स एंड देन वील स्टार्ट। गुड आफ्टरनून सोनिया। लोकेश मैम, RONR में सी वाली कंडीशन वापस बता दीजिए। राहुल, गुड आफ्टरनून। राजवीर, ठीक है, लेते हैं गाइस। आप अपने रजिस्टर्स ओपन कर लीजिए। उस दिन जो अपन ने एक चार्ट देखा था, क्या था वो चार्ट जिसमें अपन ने क्या देखा था? बेसिक कंडीशंस को अपन ने लिखा था एंड देन बेसिक कंडीशंस के जो एक्सेप्शंस थे उसको अपन ने लिखा था, राइट? तो एक चार्ट अपन कंप्लीट बना लेते हैं विथ एडिशनल कंडीशंस एंड उसके बाद अपन एक बार वापस लोकेश आपकी RNOR की सी वाली कंडीशंस वापस ले लेंगे, राइट? तो मैं भी बना रही हूं, आप भी साथ साथ कॉपी कर लीजिए, राइट? एंड ये वाला चार्ट जो रहेगा ना, पूरा समराइज रहेगा। उस दिन खाली बेसिक कंडीशन वाला चार्ट था, तो अगर आप चाहें तो उसी चार्ट को कंटिन्यू करके अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दीजिएगा, या आप ये वाला चार्ट वापस कॉपी कर सकते हैं, राइट? एक ही पेज में आपका पूरा इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस का कंसेप्ट आ जाएगा। क्या थी रेसिडेंशियल स्टेटस की फर्स्ट कंडीशन? रिवाइज करते हैं। अ पर्सन इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, राइट? तो अपन लिखेंगे स्टेज इन इंडिया फॉर स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। और इस कंडीशन के बीच में और था कि दोनों में से कोई भी एक कैटेगरी क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। सेकेंड कैटेगरी वॉज, जस्ट अ सेकेंड गाइस, इसको थोड़ा सा यहां से ले लीजिए, ठीक है? सेकेंड कैटेगरी वॉज स्टेज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर in previous year. Is it visible, guys? Stays in India for 60 days or more in previous year. इस कंडीशन के साथ एक एंड भी था, राइट? तो ये बी वाला क्लॉज जो है साथ में पूरा होना चाहिए, विच सेज कि अ पर्टिकुलर पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 days or more in last 4 previous years, राइट? तो हमने देखा कि बेसिक कंडीशन में क्या था? फर्स्ट क्लॉज कहता है कि आप इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा है, गुड, आप रेसिडेंट हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं होती तो क्लॉज भी क्या कहता है कि आप इंडिया में 60 डेज से ज्यादा है, या आप 365 डेज एंड आप 365 डेज
से ज्यादा रहे हैं इंडिया में फॉर लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, राइट। इसके बाद अपन ने देखा था कि क्लॉज बी के एक्सेप्शंस क्या थे। एक्सेप्शंस को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट वाज लीव्स इंडिया एंड सेकेंड वाज विजिट इंडिया, राइट। गाइज मेरे साथ रिवाइज कीजिए तो आपको ये चीजें याद होंगी, बिकॉज बहुत सारी कंडीशंस, रेट्स, सारी चीजें आपको याद रहे, इसलिए बार बार आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए। क्या देखा था अपन ने कि आप इंडिया में हो 60 डेज से ज्यादा एंड प्रीवियस 4 ईयर्स में आप 365 डेज से ज्यादा है। इसके 2 एक्सेप्शंस अपन ने देखे थे, उसको अपन ने फर्दर डिवाइड किया है कि इंडिया आप छोड़ के जा रहे हैं, एंड सेकेंड पार्ट पे अपन देख रहे हैं कि आप वापस क्या कर रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं। तो यहां पर भी एक कंडीशन थी कि लीव्स इंडिया में अपन एक चीज देखते हैं विच इज सिटीजन ऑफ इंडिया है, एंड जो विजिट पे आ रहा है वो सिटीजन तो है ही और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, राइट। देन लीव्स इंडिया में अपन ने देखा था फॉर द पर्पस ऑफ, फर्स्ट अपन ने देखा था एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। इंडियन शिप आपको याद रखना है कि आप किस लिए जा रहे हैं, आप एक इंडियन शिप के क्रू मेंबर बन गए हैं इसलिए जा रहे हैं, या सेकेंड फॉर पर्पसेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पर्पसेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब देखा था अपन ने, फॉर पर्पसेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। पर्पसेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब देखा था गाइज, इंटरैक्ट क्या पढ़ा था अपन ने पर्पसेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, कि आपका एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हो चुका है, आपकी जॉब लग चुकी है, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट गोइंग आउट ऑफ इंडिया एंड ज्वाइनिंग योर पर्टिकुलर जॉब, राइट। तो इन 2 कंडीशंस में अपन ने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो पीरियड था ऊपर 60 डेज का, instead of 60 days in clause B, take what 182 days। ठीक है, अभी ये 182 डेज के साथ क्या बी क्लॉज के 365 डेज मैम ऐड होंगे, यस ऐड हो जाएंगे, एंड 365 डेज और मोर इन 4 प्रीवियस ईयर्स, राइट। तो यहां पे हमने देखा कि आप इंडिया छोड़ के अगर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप अगर इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो 60 डेज जो थे वो इंक्रीज होके कितने हो जा रहे हैं, 182 डेज हो जा रहे हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड आप विजिट पे आ रहे हैं इंडिया, तो सेम चीज हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ 60 डेज टेक 182 डेज। ठीक है, यहां तक है कि आप सिर्फ इंडिया में आ रहे हैं तो 60 की जगह आपको कितने दिन लेने हैं, 182 डेज लेने हैं। फर्दर एक एंड कंडीशन है यहाँ पे, अगर आप इंडिया में आ रहे हैं और आपकी नॉन फॉरेन सोर्सेज मींस आपके इंडियन सोर्सेज से आपका जो रेवेन्यू, आपकी जो इनकम इंडिया में हो रही है वो एक्सीडिंग मींस 15 लाख रुपए से ज्यादा हो रही है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो 182 डेज का पीरियड था वो अब क्या हो जाएगा, 120 डेज हो जाएगा, राइट। तो ये 2 कंडीशंस एक साथ पढ़नी है, करते हैं रिवाइज, एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे ये एंड है, ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है कि कोई इंडिया में आ रहा है बट उसकी इनकम क्या हो रही है, 15 लाख से ज्यादा नहीं हो रही है, तो ये कंडीशन एक्टिव नहीं होगी। बट ऐसा कोई पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन का है एंड वो क्या है, सिटीजन है इंडिया का, और वो वापस इंडिया आ रहा है और इंडिया आके उसकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, आप 182 डेज नहीं लेंगे, आप सीधा क्या लेंगे, 120 डेज। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे इंस्टेड ऑफ 60 डेज टेक, नहीं इसको डायरेक्ट लिखिए,
टेक 120 डेज, राइट, 120 डेज आप ले लेंगे। ठीक है, तो ये वाला एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि आप सिटीजन है इंडिया के या आप क्या है, इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, आप इंडिया आ रहे हैं, तो आपको 60 डेज की जगह आपको क्या लेना है, 182 डेज का पीरियड लेना है। बट अगर आप आ रहे हैं और आपकी इंडियन सोर्सेज से आपका रेवेन्यू 15 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, आप 120 डेज की कंडीशन लेंगे। क्या मैम इसके अंदर 365 डेज वाली कंडीशन ऐड होगी? बताओ, ऐड होगी या नहीं होगी? टेल मी। इन दोनों ही केसेस में यहाँ पे भी एंड आ जाएगा और यहाँ पे भी एंड आ जाएगा, और ये वाला प्लस ये वाला मिलके 365 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, राइट गाइस? इज इट विजिबल टू यू? ठीक है, लोकेश कह रहा है होगी, करेक्ट होगी। 365 डेज की कंडीशन आपको क्लॉज बी के हर एक्सेप्शन में क्या करनी है, ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था उस दिन की बेसिक कंडीशंस क्या क्या है? अभी सबने कॉपी कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं। ये चार्ट हमने उस दिन भी बनाया था, मैंने आज रिवाइज करने के लिए वापस बना दिया है। इसके आगे का आपको और कॉपी करना है। यहां तक हो गया सबका कॉपी? टेल मी गाइज, यहां तक हो गया आप सबका कॉपी? ओके, राहुल इज सेइंग ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहां तक जो चार्ट हुआ, इससे क्या पिक्चर निकल के आ रही है कि हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, बेसिक कंडीशन पढ़ा है, राइट? तो अगर ये चार्ट से दो चीजें आ सकती है, ये आपको कॉपी करना है, राइट? यहां पे ईदर वन और बोथ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या कह रहा है ये कि या तो बेसिक कंडीशन की एक कंडीशन या दोनों ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो आप क्या बन जाओगे, आप रेसिडेंट बन जाओगे। ठीक है, कोई भी एक बेसिक कंडीशन हो जाए या दोनों ही सेटिस्फाई हो जाए तो आप क्या कहलाओगे, आप इंडिया के रेसिडेंट कहलाओगे। नेक्स्ट हो जाएगा नन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर आपकी दोनों ही बेसिक कंडीशंस नहीं सेटिस्फाइड होती हैं तो आप क्लियरली क्या हो, नॉन रेसिडेंट हो। तो अब अपन शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, हर जगह रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे आर या अपन लिखेंगे एन आर, राइट? तो अगर आप दोनों ही बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हो और आप नॉन रेसिडेंट हो, तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस की पिक्चर नॉन रेसिडेंट के लिए वहीं खत्म हो गई। बट अगर अपन रेसिडेंट का केस देखें तो अपन रेसिडेंट के केस में क्या देखेंगे, हम रेसिडेंट के केस में एडिशनल कंडीशंस देखेंगे, राइट? एडिशनल कंडीशंस, तो लिख लेते हैं क्या थी एडिशनल कंडीशंस। अब ये चार्ट आपका कंटिन्यू आगे रहेगा, जो अपन ने कल ज्यादा कंटेंट नहीं ले पाई थी मैं कल क्लास में, बट जो भी था वो अभी रिवाइज कर लेते हैं। एडिशनल कंडीशंस क्या थी, क्या बोल रही थी? फर्स्ट कंडीशन की आप क्या है, आप रेसिडेंट हैं इंडिया में, रेसिडेंट इन इंडिया इन एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 10 व्हाट प्रीवियस ईयर्स। मीन्स पिछले 10 ईयर्स में से एटलीस्ट 2 साल आप क्या है, इंडिया में क्या है, रेसिडेंट है, राइट? ये एटलीस्ट इज इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट अगर इससे कम की कैटेगरी में आ गया तो वो रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, वो मींस ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में चला जाएगा, जो अपन ने कल देखा था। तो ये एटलीस्ट 2 इज इंपॉर्टेंट, राइट? सेकेंड कंडीशन क्या थी, स्टेज इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर in 7 out of 10 previous years। ये हो गई एडिशनल कंडीशंस जो हमने कल देखी थी। क्या बोल रही है एडिशनल कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि पिछले 10 सालों में से 2 साल तो आप एटलीस्ट 2 साल इंडिया में क्या हो, रेसिडेंट हो। अभी 2 साल से भी ज्यादा हो सकते हैं मैम, हाँ 2 साल से ज्यादा हो सकते हैं, बट आप
2 साल से कम नहीं हो सकते, राइट। एंड सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है कि आप इंडिया में रह रहे हैं, कितने दिन के लिए रह रहे हैं मैम, 730 डेज या उससे ज्यादा रह रहे हैं, कितने सालों में, 7 सालों में, कितने में से, 10 सालों में से, मीन्स पिछले 10 सालों में से आप 7 साल के अंदर 730 दिन से ज्यादा अगर इंडिया में है तो आप क्या कर रहे हैं, एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये एडिशनल कंडीशन के बीच में एंड है, मींस ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होंगी एक साथ, तब जाके आप क्या कहलाएंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहां से हमारा चार्ट कहां जा रहा है, यहां से हमारा चार्ट देखिए, ये कह रहा है बोथ द एडिशनल कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड, none of the additional conditions satisfied, right। अगर आपकी दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आप क्या बन जाएंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मींस ROR बोलेंगे अपन इसको शॉर्ट में, आप एक बार यहां तक कॉपी कर लीजिए एडिशनल कंडीशंस और ये इसके आगे की कंडीशंस लिखते हैं, राइट। एडिशनल कंडीशंस बोल रहा है कि आप 10 में से एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर्स में आप क्या हैं, रेसिडेंट हैं इंडिया में, और आप पिछले 10 सालों में से 7 साल के अंदर मिला के 730 दिन से ज्यादा इंडिया में हैं, तो आप क्या बन जाएंगे, एडिशनल कंडीशंस को, दोनों कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करेंगे तो ही जाके आप क्या बनेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, राइट। अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको आप फुल करके लिख दीजिएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट and none of the basic conditions is satisfied, resident and non ordinary resident। राहुल लोकेश हो गया है, गुड, अपन आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आप क्या बन जाएंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर आपकी दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं तो आप रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे, राइट। अभी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की हमने 4 कंडीशंस पढ़ी थी, तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो जाएगी, बोलिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो जाएगी, हमने देखा था कि एडिशनल कंडीशंस, दोनों कंडीशंस को उल्टा कर दो तो आप वैसे भी तो नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं, राइट। तो इसको उल्टा कर देंगे, अपन लिखेंगे नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स फर्स्ट। अभी यहाँ पे 9 क्यों लिया है, यहाँ पे 8 क्यों नहीं लिया गाइस, वाई 9, 8 ले लें तो क्या हो जाएगा, टेल मी। अगर 8 ले लें तो क्या हो जाएगा, अगर वो 10 में से 8 सालों में इंडिया में नॉन रेसिडेंट है तो क्या हो जाएगा, 8 क्यों नहीं ले सकते मैम, 9 ही क्यों लिया है अपन ने, टेल मी, रेसिडेंट हो जाएगा, गुड। अगर वो 8 सालों से, अगर 8 साल से कम के लिए वो नॉन रेसिडेंट है, मींस 10 में से 2 साल तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, और अगर वो रेसिडेंट कहलाएगा तो वो एडिशनल कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन अपन किसकी तरफ बढ़ेंगे, दूसरी कंडीशन की तरफ, और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो वो रेसिडेंट वाली कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। इसलिए हमने ये क्या यहाँ पे याद रखना है आपको कि वहां पे इंक्लूड कर रहे हैं तो 2 साल कह रहे हैं, यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं तो 10 में से 9 साल आप क्या है, नॉन रेसिडेंट है, एंड आप इंडिया में रहे हैं, स्टेज इन इंडिया फॉर 729 डेज और लेस। जब ऊपर पढ़ा था तो हमने लिखा था 730 डेज और मोर, उसको रेसिडेंट बनाने के लिए अब नॉन रेसिडेंट बनाना है तो हम वाइस वर्सा करेंगे, मीन्स हम 729 डेज और लेस लिखेंगे इन 7 आउट ऑफ 10 व्हाट प्रीवियस ईयर्स, मीन्स पिछले 7 साल आप, पिछले 10 सालों में से 7 साल आप क्या हैं, इंडिया में 729 डेज या उससे भी कम दिन के लिए रहे हैं, राइट। एंड थर्ड अपन ने देखा था डीम्ड रेसिडेंसी, क्या था डीम्ड रेसिडेंशियल स्टेटस, उसमें हमने देखा था कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, इंडियन का सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, राइट,
वो इंडिया में आया है और उसकी इनकम क्या है, नॉन फॉरेन सोर्सेस मींस फॉरेन सोर्स, नॉन फॉरेन सोर्सेस से उनकी इनकम क्या है, 15 लाख से एक्सीड कर रही है, और वो किसी भी कंट्री के अंदर क्या कर रहा है, रेसिडेंशियल स्टेटस होल्ड नहीं कर रहा है, तो उसको क्या मान लेंगे, रेसिडेंट मान लेंगे। सी 61A के अंदर हमने उसको रेसिडेंट तो मान लिया, ठीक है, करेक्ट, वो रेसिडेंट तो है, बट वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बन सकता, वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, राइट। और इसकी डी कंडीशन, किसका डाउट था, लोकेश का डाउट था कि सी वाली कंडीशन वापस रिवाइज करनी है, तो एक बार मैं नोट्स ओपन कर लेती हूँ। यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए एंड देन अपन आगे बढ़ेंगे, राइट। हो गया यहां तक कॉपी? गुड। क्या बोल रहा है ये, सी, इसकी सी कंडीशन क्या बोल रही है, आप सिटीजन हैं इंडिया में और अ पर्सन है इंडियन ओरिजिन के, और उनकी टोटल इनकम क्या है, इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, जो हम बार बार देख रहे हैं कि आपकी इनकम, इंडियन इनकम जो है 15 लाख रुपीज से ज्यादा है, आप इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं और आपका पीरियड 120 डेज देखा जा रहा है। सी समझो, यहां पे हमने जो बेसिक कंडीशन बी की ये वाली कंडीशन देखी थी ना गाइज, ये वाली कंडीशन, ये वाला स्ट्रेट अवे, ये वाली 120 डेज वाली कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन कि आप क्या हो, सिटीजन हो इंडिया के या इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो, और आप क्या कर रहे हो, इंडिया में आ रहे हो, आपकी नॉन फॉरेन सोर्सेज से, मींस आपकी इंडियन इनकम जो है 15 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो आपका जो 60 डेज का टाइम था वो हम बढ़ा के कितने दिन पे देखेंगे, 120 डेज में देखेंगे। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, आप रेसिडेंट तो बन जाओगे बट आप नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहोगे, राइट, आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बन पाओगे। तो ये जो डीमिंग रेसिडेंसी थी और जो क्लॉज बी का विजिट इंडिया वाला क्लॉज था, वही क्लॉज यहां पे पिक्चर में आ गया कि क्या बोल रहा है ये कि आप हो सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन हो आप व्हाट, इंडियन ओरिजिन के, आप क्या कर रहे हो, विजिट्स इंडिया, ठीक है, एंड इनकम फ्रॉम नॉन नॉन फॉरेन सोर्सेस एक्सीड्स 15 लाख रुपीज, तो 60 डेज की जगह, मतलब 182 डेज जो थे उसकी जगह 60, 180, 182 डेज की जगह आप कौन सा डेज देखोगे, टेक 120 डेज इंस्टेड ऑफ 182 डेज, राइट। सिंपल सा है, क्लॉज बी के अंदर अपन ने क्या देखा था कि अगर वो सिर्फ इंडिया में आ रहा है तो हम क्या देखेंगे, 182 डेज देखेंगे, प्लस अगर वो इंडिया में आके इंडियन सोर्सेज से 15 लाख रुपीज से ज्यादा कमा रहा है, तो हम अब 182 नहीं देखेंगे, हम कितने देखेंगे, 120 डेज देखेंगे। तो इस कंडीशन से उसे रेसिडेंट तो बना दिया, बट उसको क्या कर दिया, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, विच कैटेगरी, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में डाल दिया, राइट। तो आप ये यहां तक कॉपी कर लीजिए, तो इंडिविजुअल रेसिडेंशियल को आपको रिवाइज करने के लिए ये पूरा चार्ट लगेगा जिसमें बेसिक कंडीशंस आ जाएंगी एंड एडिशनल कंडीशंस आ जाएंगी, यहां से आप एक बार कॉपी कर लीजिए पूरा। लोकेश, इज योर डाउट क्लियर? Rahul is saying done. Has everybody completed? Can we move ahead? Lokesh is saying clear. Okay. क्या सबने कॉपी कर लिया?
करेक्ट, ठीक है। आप एक क्वेश्चन कॉपी करेंगे। Guys, you have to copy this question. Mr. X is a citizen of India living in Delhi since 1950. ठीक है गाइस, द क्वेश्चन इज मिस्टर एक्स जो है वो सिटीजन है इंडिया का एंड लिविंग इन दिल्ली सिंस 1950, राइट? He left for China on July 1, 2015 and come back on August 7, 2020. Determine the residential status for assessment year 21-22. तो एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे एंड देन आई विल गिव यू क्वेश्चंस एंड अपन डिस्कस करेंगे क्लास में, राइट? तो इसको अगर देखें तो कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे पहले आपको वो पर्टिकुलर चार्ट ध्यान आना चाहिए कि वो चार्ट स्टार्ट कहां से होता था। हमने देखा था वो चार्ट कहां से स्टार्ट होता था, बेसिक कंडीशन से, राइट? तो बेसिक कंडीशन का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है कि वो इंडिया में क्या होना चाहिए, अगर वो 182 डेज से ज्यादा है प्रीवियस ईयर में तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2021, राइट? तो ये अपन को क्वेश्चन में बता रहा है कि वो इंडिया में क्या हुआ, वापस आया अगस्त 7, 2020। तो हमें प्रीवियस ईयर का देखना है, तो प्रीवियस ईयर में वो अगस्त 7 को इंडिया में वापस आया। तो अब अपन स्टे इन इंडिया, तो अगर अपन देखें अगस्त के मंथ का स्टे कितने दिन रहा वो इंडिया में, अगस्त में कितने दिन रहा वो, अगर आप 7 से कैलकुलेट करेंगे तो अपन ने देखा था जिस दिन वो आ रहा है और जिस दिन वो जा रहा है दोनों ही दिन क्या होंगे, हमारी कैलकुलेशन में इंक्लूड होंगे, राइट? तो अगर आप अगस्त में चेक करेंगे तो अगस्त में वो कितने दिन के लिए इंडिया में रहा है, 25 डेज, राइट? देन अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो ये सारे ही महीने आप कंप्लीट ले लेंगे, विच विल बी September will be 30 days, October 31 days, November 30 days, December 31 days, January 31 days, February will be 28 days and March will be 31 days। तो ऐसे करके टोटल वो कितना रह रहा है इंडिया में, टोटल करो गाइस, इसका टोटल बताओ मुझे। उसका स्टे टोटल प्रीवियस ईयर में कितने दिन का है, टेल मी गाइस, टोटल क्या है इसका, कितने दिन रहता है वो इंडिया में लास्ट ईयर? अगस्त में 25 डेज था, लोकेश इज सेइंग 237, करेक्ट, 237 डेज वो इंडिया में है, मींस फर्स्ट कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, स्टेज इन इंडिया
फॉर 182 days और मोर, राइट। अब आगे बेसिक कंडीशन से रेसिडेंट तो बन गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, ही इज रेसिडेंट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2021। अब रेसिडेंट है तो क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि पिछले 10 सालों में से वो इंडिया में कितने साल रहा है, एटलीस्ट 2 साल तो वो क्या है, रेसिडेंस है, राइट। रेसिडेंट है इंडिया का। करो गाइस, एडिशनल कंडीशन सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या रहेगा, ये रेसिडेंट रहेगा इंडिया का इन 2 out of 10 previous year, टेल मी। क्वेश्चन में हमको बताया कि ही लेफ्ट ऑन जुलाई 1, 2015। ठीक है, 1950 से जुलाई 2015 तक वो इंडिया में ही रहा है। तो अगर आप 2021 से पिछले 10 ईयर्स प्रीवियस जाएंगे तो 2015 से पहले भी वो क्या है, इंडिया में है। तो फर्स्ट कंडीशन जो थी कि क्या होना चाहिए, रेसिडेंट इन 2 out of 10 प्रीवियस ईयर्स, राइट। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है पिछले 7 सालों के अंदर, राइट। पिछले 7 सालों के अंदर चेक करेंगे। क्या वो 730 डेज और मोर से ज्यादा रह रहा है, कैलकुलेट करो। क्या वो इंडिया में पिछले 10 ईयर्स में 730 डेज और मोर से ज्यादा रह रहा है। गाइस एक करेक्शन करना है आपके चार्ट में। स्टेज इन इंडिया for 730 days or more in 7 immediately preceding previous years, right। एंड इधर वाली कंडीशन में भी हो जाएगा। ठीक है, इन 7 immediately preceding previous years। गाइस ये करेक्शन कर लेना है एक जगह पे, जहां पे 7 out of 10 प्रीवियस ईयर था वो नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी, इट इज 7 इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, मींस पिछले 7 सालों में जिस साल का आप रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं उससे पहले, उससे पीछे 7 सालों में आप क्या है, इंडिया में क्या है, 729 डेज से कम इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, एंड रेसिडेंट की कैटेगरी में 730 या उससे ज्यादा के दिन आप क्या रहे हैं, इंडिया में रहे हैं। ये करेक्शन कर लेना गाइज, आई एम रियली सॉरी। अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जहां पे 730 डेज और मोर से ज्यादा अगर ये इंडिया में रहा पिछले इन 7 प्रीवियस ईयर्स, पिछले 7 सालों में अगर वो रहा 730 डेज से ज्यादा, तो वो क्या बन जाएगा, एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर लेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट कंडीशन देख ली कि वो रेसिडेंट तो है 2 सालों में, 10 सालों में से क्या वो 730 डेज से ज्यादा रहा है इंडिया में। तो हम कैलकुलेट करते हैं, हम पिछले 7 साल, तो हम कंप्यूट किसके लिए कर रहे हैं, 2021 के लिए, तो इससे पीछे जाएंगे, इससे 7 साल पीछे जाएंगे, मींस 1920 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 एंड 2013-14। तो कैलकुलेट करो कितने साल रहा ये। 1920 में तो आया ही नहीं था, बिकॉज आया ये कब था इंडिया में, ही केम टू इंडिया ऑन 2015 में गया, एंड देन जुलाई में, सॉरी अगस्त में 2020 में आया, राइट। तो 2019-20 में ही वॉज नॉट देयर, 18-19 में ऑल्सो ही वॉज नॉट देयर, 17-18 में ही वॉज नॉट देयर,
16-17 में ही वॉज नॉट देयर, बट 15-16 गाइस बी कॉशियस, 15 में वो गया था, कब गया था? जुलाई में गया था, जुलाई 1 को गया था। तो 2015 के अंदर आप देखेंगे अप्रैल, मई एंड जून में वो कितने दिन रहा? अप्रैल में पूरे 30 डेज, मई में 31 डेज एंड जून के अंदर 30 प्लस जुलाई का एक दिन और, ठीक है? तो ये टोटल डेज आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, दिस विल गिव यू 92 डेज, मीन्स 2015-16 में ही वॉज देयर फॉर 92 डेज एंड 2013-14 सॉरी, ओके देन 2014-15 पूरा टाइम ही वॉज देयर इन इंडिया 365 डेज एंड अगेन 365 डेज विच विल गिव यू टोटल ऑफ व्हाट? कितने दिन था वो इंडिया में गाइस? कैलकुलेट कीजिए कितने दिन हुए? 92 डेज प्लस 365 डेज प्लस 365 डेज, how come 522 days? It will be 365 days plus 365 days plus 92 days. It will be 822 days, right? करेक्ट। तो ये कितने दिन से ज्यादा हो रहा है? 730 डेज से ज्यादा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा? आर एंड ROR, right? Resident and ordinary resident, he will be resident and ordinary resident in previous year what? Resident and ordinary resident in previous year 2021. Clear? Is it clear guys? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आएंगे एंड यस आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक से रहने वाला है आपके एग्जाम में। सो नाउ यू नो कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेंसिटी क्या रहेगी, किस हिसाब से आपको चलना है। अगर आप कंडीशंस जैसे बेसिक कंडीशंस को फर्स्ट देखेंगे एंड देन इफ यू विल प्रोसीड टू व्हाट एडिशनल कंडीशंस, उसका आप कंडीशंस को चेक करेंगे एंड देन यू विल प्रोसीड कि वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, राइट? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं विच इज, अब आप मुझे इसका आंसर बताओगे। आई एम राइटिंग इट डाउन। मिस्टर वाई write it down guys, Mr. Y the Australian cricketer comes to India for 100 days एवरी ईयर। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक लेक्चर में दिया था कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, वो हर साल के लिए इंडिया में कितने दिन रह रहा है? 100 डेज रह रहा है। तो उसका आपको असेसमेंट ईयर 21-22 का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। कैलकुलेट करो, बताओ मुझे जल्दी। कैलकुलेटेड गाइस कि मिस्टर वाई एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, राइट? वो इंडिया आ रहा है हर साल 100 डेज के लिए आ रहा है, राइट? तो बेसिक कंडीशन में अगर आप देखोगे 100 डेज मींस 182 डेज तो हो ही नहीं रहे हैं, तो हम सेकंड कंडीशन पे जंप करेंगे। क्या 60 डेज से ज्यादा है? यस 60 डेज से ज्यादा है, राइट? अब देखेंगे क्या 365 डेज से ज्यादा है? तो अगर हर साल 100 100 100 100 है तो ये डेफिनेटली 365 डेज से
ज्यादा है, राइट? तो ये रेसिडेंट तो बन गया। क्या ये रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करिए, क्या ये रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? राहुल इज सेइंग RNOR, राइट? वेरी गुड। RNOR इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज अगर आप एडिशनल कंडीशंस पे जाएंगे तो वो क्या बोलता है कि पिछले 7 सालों में आपका स्टे इंडिया में 730 डेज से ज्यादा होना चाहिए। बट अगर आप पिछले 7 सालों में देखेंगे तो हर साल 100 दिन वो इंडिया में रह रहा है, विच विल टोटल टू 700 डेज। तो एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो हम दूसरी देखेंगे ही नहीं, राइट? क्योंकि एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड होंगी तो यू आर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अदरवाइज यू आर व्हाट? रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इज इट क्लियर? लोकेश इज सेइंग RNOR, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट अभी तक, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग? गाइज एनी डाउट, एनी क्वेरीज, एनी डाउट? अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें कोई क्वेरी, कोई डाउट? लोकेश इज सेइंग नो मैम। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने जो भी देखा था गाइस उसका हमने एक चार्ट भी बना लिया, राइट? आपके क्विक रिवीजन के लिए। एंड उसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, राइट? तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, अब हम आएंगे किस पे? HUF पे। तो इफ यू रिमेंबर, जब अब मैंने ये लेक्चर, ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या किया था, स्टार्ट किया था, तो अपन ने बात करी थी कि ये चैप्टर अपन किस कैटेगरी में पढ़ेंगे? 4 कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक तो हो जाएगा इंडिविजुअल, राइट? सेकेंड विल बी योर HUF, थर्ड विल बी योर कंपनी, सॉरी, एंड फोर्थ विल बी योर अदर पर्सन, राइट? तो अदर पर्सन एंड कंपनी दोनों के ही केस में या तो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट हो जाएगा और नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, राइट? कंपनी एंड अदर पर्सन के केस में दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल HUF के केस में या तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। एंड सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए अपन क्या करेंगे? एडिशनल कंडीशन। इंडिविजुअल एंड HUF के लिए अपन क्या देखेंगे? अगर रेसिडेंट है तो क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? मींस जो हमने एडिशनल कंडीशंस इंडिविजुअल के टाइम पे पढ़ी थी वो की वही एडिशनल कंडीशंस हम किसके लिए देखेंगे? HUF के लिए देखेंगे, राइट? सिर्फ एडिशनल कंडीशंस। HUF की बेसिक कंडीशंस जो होंगी वो दूसरी होंगी। देखते हैं क्या बोल रहा है ये। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन HUF, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। resident in India, a HUF is resident in India if control and management of its affair is wholly or partly situated in India during the relevant previous year. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के लिए क्या बोल रहा है? इज सिचुएटेड एट द प्लेस मींस वेयर द हेड, द सीट एंड द डायरेक्टिंग पावर्स आर सिचुएटेड। ये तो हो गई इंग्लिश में। क्या बोल रहा है ये? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हिज अफेयर्स मींस आप क्या कर रहे हैं? आपका HUF जो है वो इंडिया में रेसिडेंट कब बन जाएगा? जब आपके बिजनेस से, आपके HUF के बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं, ठीक है, या तो वो पूरी तरीके से इंडिया में लिए जा रहे हैं या अगर पार्टली भी इंडिया से लिए जा रहे हैं, राइट? तो आप क्या हो जाएंगे? आपके HUF को हम रेसिडेंट मान लेंगे। व्हाट इफ इसका उल्टा करते हैं? अगर पूरी तरीके से आउटसाइड इंडिया से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, मींस आप रह तो यहाँ पे रहे हैं मींस, बट जो डायरेक्टिंग पावर्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, वो एक पर्सन ले रहा है जो कि कहाँ है? स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है वो पूरे आउट ऑफ इंडिया से रेगुलेट हो रहे हैं। तो आप क्या हो जाएंगे? आपका HUF नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, राइट? सिंपल सा है। अगर HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है तो आपको देखना है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट उसके अफेयर्स का, उसको रन करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए जो भी डिसीजंस है, या वो पूरी तरीके से इंडिया से लिए जा रहे हैं
या पार्टली इंडिया से लिए जा रहे हैं। अगर पार्टली भी है तो भी रेसिडेंट मान लेंगे, बट ऑन द अदर हैंड अगर पूरी तरीके से आउट ऑफ इंडिया से लिए जा रहे हैं तो यू विल बी व्हाट, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। क्या बोल रहा है नॉन रेसिडेंट के लिए? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज वोली सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मीन्स पूरी तरीके से आउटसाइड इंडिया से सारे डिसीजंस, ठीक है, सारे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, सारे डिसीजन मेकिंग चीजें जो हो रही हैं इंडिया के बाहर से हो रही हैं, अगर सब इंडिया से बाहर हो रहा है तो आप इंडिया में रेसिडेंट कैसे बनेंगे, राइट? तो उसी लॉजिक से, उसी कंडीशन से दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट विल बी अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है पूरी तरीके से इंडिया में है, रेसिडेंट, पार्टली है इंडिया में ऑल्सो रेसिडेंट, बट पूरी तरीके से आउटसाइड इंडिया है, तो इट विल रिजल्ट इन टू वॉट, नॉन रेसिडेंट, राइट? फर्दर ये क्या बोल रहा है, अभी कर्ता, व्हाट इज कर्ता? अगर एचयूएफ की बात करते हैं तो एचयूएफ को रन कौन कर रहा है? कर्ता। सारे पावर्स जो डिसीजन लेने के किसके पास होते हैं? जो कर्ता है एचयूएफ का, राइट? उसने अगर एडिशनल कंडीशंस में से दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लिया तो वो क्या बन जाएगा? एचयूएफ या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा, राइट? इसमें सेम कंडीशंस आ जाएंगी कि कर्ता एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स में से क्या है? रेसिडेंट है इंडिया में, एंड वो 730 डेज और मोर से ज्यादा रहा है पिछले 7 सालों में। इफ एचयूएफ इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेता है तो, अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है तो रेसिडेंट तो रहेगा बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा, राइट? इसका भी एक चार्ट बना लेते हैं क्विकली। क्या बोल रहा है ये? ठीक है, हमारी कैटेगरी बी आ गई, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 विच सेज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। ठीक है, यहां पे कैटेगराइजेशन जो किया गया है वो किस हिसाब से किया गया है? आप लिखेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अभी यहां पे एक पॉइंट टू बी नोटेड है, मैं बताती हूं आपको क्या। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एचयूएफ मीन्स एचयूएफ से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस, कंट्रोल, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, अगर वोली और पार्टली इन इंडिया, एंड सेकेंड विल बी वोली आउटसाइड इंडिया, राइट? अगर पूरी तरीके से इंडिया में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, पूरी तरीके से या पार्शियली भी लिए जा रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? एचयूएफ जो हो जाएगा वो रेसिडेंट हो जाएगा, राइट? और अगर पूरी तरीके से आउटसाइड इंडिया है तो एचयूएफ क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, राइट? अभी एचयूएफ को रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट किस बेसिस पे देख रहे हैं हम? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसके अफेयर्स का कहाँ हो रहा है, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग, सारे डिसीजंस कहाँ लिए जा रहे हैं, जिस भी प्लेस में लिए जा रहे हैं। अगर पूरी तरीके से इंडिया में लिए जा रहे हैं, गुड, रेसिडेंट, पार्शियली भी लिए जा रहे हैं तो भी व्हाट, रेसिडेंट, एंड पूरी तरीके से अगर आउट ऑफ इंडिया है तो व्हाट, नॉन रेसिडेंट, राइट? अभी जो एडिशनल कंडीशंस हैं वो क्या एचयूएफ को सेटिस्फाई करनी ही है इस केस में? नहीं, अपन ने देखा जो एडिशनल कंडीशंस है एचयूएफ को ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनाने के लिए या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनाने के लिए वो किसको फुलफिल करनी है? कर्ता, कर्ता ऑफ एचयूएफ, ठीक है? एडिशनल कंडीशंस जिसमें फर्स्ट थी रेसिडेंट इन इंडिया। कौन होगा रेसिडेंट? कर्ता होगा रेसिडेंट। अगर कर्ता रेसिडेंट है इंडिया में इन 2 out of 10 previous years, and second, Karta stays in India for what, 730 days or more in 7 previous years। अगर ये दोनों कंडीशंस, राइट, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, राइट, अगर सेटिस्फाइड हो जाती हैं और नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाती हैं तो रेसिडेंट आप बन जाएंगे, एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड
नहीं तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, राइट। ये एक बार कॉपी कर लीजिए। एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इस अफेयर्स, अगर एचयूएफ के कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग अफेयर्स जो हैं, जितने भी कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए डिसीजंस जो हैं, वो इंडिया से लिए जा रहे हैं या पार्शली आउट ऑफ इंडिया से लिए जा रहे हैं, राइट। पार्शली इंडिया से लिए जा रहे हैं या पूरी तरीके से इंडिया से लिए जा रहे हैं, गुड, यू आर रेसिडेंट। अदरवाइज पूरी तरीके से आउट ऑफ इंडिया से लिए जा रहे हैं तो यू आर व्हाट, नॉन रेसिडेंट, राइट। सेकेंड पिक्चर आएगा कंडीशन में, एडिशनल कंडीशंस का। इसके लिए अपन एचयूएफ को नहीं देखेंगे, इसके लिए अपन स्पेसिफिकली कर्ता को देखेंगे। अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। अगर कर्ता एक ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा, या दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो भी वो क्या बन जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा, राइट। इज देयर एनी डाउट एचयूएफ वाले में? कोई डाउट किसी को? कॉपी कर लीजिए आप। अच्छा, हम्म, ठीक है गाइस। तो हमने देखा कि कर्ता के लिए हमने क्या देखा था कि कर्ता को ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी कि वो दोनों एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन विल बी कि आप क्या है, रेसिडेंट है इंडिया में इन 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, एंड आप इंडिया में रह रहे हैं पिछले 7 सालों में टोटल 730 डेज या उससे ज्यादा। आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे। अगर आपने दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी या एक कंडीशन सेटिस्फाई करी तो आप क्या बन जाएंगे, रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है मुंबई के अंदर, राइट। वो कंपनी क्या कर रही है, वो ऑपरेट कर रही है मुंबई से, बट उसके हेडक्वार्टर्स जो है ना वो कहाँ पे है, जापान में। क्या एग्जांपल ले रहे हैं हम, कंपनी है ऑपरेट्स फ्रॉम मुंबई, राइट, और उसके जो हेड ऑफिस है या हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, इज इन जापान, राइट। आप ऑपरेट कर रहे हो मुंबई से और आपके हेडक्वार्टर्स क्या है, जापान में है। और इसका जो करता है ना वो हर साल, ठीक है, ही विजिट्स इंडिया फॉर 60 डेज, राइट। करता विजिट्स इंडिया फॉर 60 डेज इन एवरी ईयर। टेल मी क्या होगा इसका रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर एचयूएफ का। सॉरी, दिस विल बी योर एचयूएफ, सॉरी गाइस। एचयूएफ है जो मुंबई से ऑपरेट हो रही है और उसका जो हेड ऑफिस है इट इज लोकेटेड इन जापान। करता जो है हर साल 60 डेज के लिए इंडिया में आ रहा है, तो क्या होगा रेसिडेंशियल स्टेटस। सी, सबसे पहले देखेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है ये क्या बोल रहा है कि ये ऑपरेट कर रहा है कहां से, मुंबई से, और हेड ऑफिस जो है वो जापान में। मींस ऑपरेट तो इंडिया में हो रहा है, इंडिया में ऑपरेट हो रहा है मींस रेसिडेंट तो है, राइट। अब कर्ता क्या कर रहा है, कर्ता एवरी ईयर 60 डेज के लिए क्या कर रहा है, इंडिया में आ रहा है। तो 60 डेज के लिए तो अपन कंडीशंस देखेंगे एडिशनल कंडीशन से, ठीक है। 60 डेज में वो क्या बोल रहा है, क्या 60 डेज में वो रेसिडेंट बनेगा, नहीं बन पाएगा, राइट। क्योंकि 60 डेज अगर आप टोटल भी करेंगे तो 4 इयर्स में मिला के वो 365 डेज से ज्यादा नहीं होगा।
तो अगर आप रेसिडेंट ही नहीं बन पा रहे हैं तो एडिशनल कंडीशंस की फर्स्ट कैटेगरी को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और इसी जगह अगर वो 100 डेज हो जाता तो आप क्या हो जाते, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, राइट। तो ये था कंसेप्ट, ये था लॉजिक एक HUF का, ठीक है। HUF के अंदर अपन ने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज करते हैं। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 व्हाट इट सेज कि रेसिडेंशियल स्टेटस HUF का कैसे रहेगा, राइट। HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए आपको देखना है कि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां से हो रहा है। अगर कंट्रोलिंग पावर्स जो है, कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर पूरी तरीके से इंडिया से है या पार्शियली इंडिया से है तो आप बन जाएंगे रेसिडेंट। अगर पूरी तरीके से आउट ऑफ इंडिया से है तो आप बन जाएंगे नॉन रेसिडेंट, राइट। और एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए किसका देखना पड़ेगा, अपन को कर्ता का देखना पड़ेगा कि वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। कर्ता का देखेंगे कि वो पिछले 10 सालों में से 2 साल इंडिया में क्या है, रेसिडेंट रहा है, तो व्हाट ही विल फुलफिल द फर्स्ट एडिशनल कंडीशंस। हम सेकंड एडिशनल कंडीशन देखेंगे कि पिछले 7 ईयर्स में टोटल वो 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है। अगर दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो ही विल बी व्हाट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अदरवाइज ही विल बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, राइट। तो ये हमने देखा HUF का, हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अभी ये एडिशनल कंडीशन वाला पिक्चर जो है चला जाएगा। कंपनी और अदर पर्सन के केस में केस इज वेरी इजी, आपको सिर्फ देखना है कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, दो ही चीजें आपको देखनी है। फर्दर आप डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे अपन ने ये फर्स्ट डे चार्ट बनाया था कि इंडिविजुअल HUF के केस में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट तो होगा ही, बट अगर रेसिडेंट भी है तो फर्दर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, राइट। उसके अलावा कंपनी और अदर पर्सन का, जिसका हम अभी देखेंगे आगे, उसके अंदर सिर्फ इधर अ कंपनी और अदर पर्सन मींस पार्टनरशिप फर्म हो गया, LLP हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, इनके केस में या तो रेसिडेंट हो सकता है या नॉन रेसिडेंट हो सकता है, राइट। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। अ कंपनी इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ इट इज एन इंडियन कंपनी। मीन्स कोई भी कंपनी, उसको इंडिया में क्या माना जाएगा, रेसिडेंट माना जाएगा अगर वो क्या है, इंडियन कंपनी है। मीन्स अगर अपन कंपनी की बात करें, जैसे रिलायंस कंपनी, ठीक है, वो इंडियन कंपनी है, राइट। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज एन इंडियन कंपनी, तो उस कंपनी को क्या माना जाएगा, ऑब्वियसली अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो इंडिया में क्या है, रेसिडेंट है, राइट। बट व्हाट इफ अगर वो फॉरेन कंपनी है, तो अगर वो फॉरेन कंपनी है तो वो इंडिया में रेसिडेंट तब ही बनेगी जब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पोयम, इट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया से है। अभी क्या होता है मैम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में अपन देखेंगे पोयम, मीन्स अ प्लेस वेयर द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस that are necessary for conduct of the business of an entity as a whole in substance made। means control and management वाली ही बात कह रहा है ये, बट अलग तरीके से कह रहा है। क्या बोल रहा है, जहां पे की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस, मींस कमर्शियल डिसीजन मींस आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो जिस भी प्लेस से होंगे, ठीक है, वो अगर क्या कहते हैं वो इंडिया में है, अगर वो पोयम आपका इंडिया में है, राइट। पोयम आपका इंडिया में कब है, जब आपके जो कमर्शियल डिसीजंस है, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं, अगर उस साल आपने इंडिया से लिए होंगे, अगर आपने इंडिया से बिजनेस के डिसीजंस लिए होंगे, उसको मैनेज करने के लिए की डिसीजंस आपने इंडिया से लिए होंगे, भले आप फॉरेन कंपनी है, बट उस साल आप क्या कहलाएंगे, आप इंडिया में रेसिडेंट कहलाएंगे, राइट। Usually control and management of a company affairs is situated at the place where meeting of board of directors are held। सिंपल सा लॉजिक कह रहा है ये, जो हमने देखा कि पोयम यूजुअली उस जगह पे माना जाएगा जहां पे एक कंपनी की क्या बोर्ड मीटिंग्स हो रही है, राइट। जिस भी कंट्री में बोर्ड मीटिंग्स होंगी, अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो जिस भी कंट्री में उनकी बोर्ड मीटिंग होगी उस कंट्री के वो रेसिडेंट कहलाएंगे। और स्पेसिफिकली इंडिया के रेसिडेंट्स के लिए हम क्या देखेंगे, फॉरेन कंपनी
उसके जो कंट्रोल और मैनेजमेंट डिसीजंस हैं, उसकी बोर्ड मीटिंग्स हैं, अगर वो इंडिया में कंडक्ट हो रही हैं प्रीवियस ईयर में, राइट, तो आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में कहलाएगा, राइट। तो ठीक है, इसका भी एक चार्ट बना लेते हैं। कंपनी, द थर्ड पार्ट इज company which section 6 subsection 3 deals, right? First is, अगर कंपनी एक इंडियन कंपनी है, राइट, अगर आपकी कंपनी एक इंडियन कंपनी हो और अगर आपकी कंपनी एक फॉरेन कंपनी है, राइट, अगर आपकी कंपनी एक इंडियन कंपनी है तो आप क्या बन जाएंगे, रेसिडेंट है। अगर इंडियन कंपनी है तो आप रेसिडेंट है। अगर आपकी कंपनी फॉरेन कंपनी है तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है, आपको चेक करना है पोयम। अगर पोयम इंडिया में है और पोयम इंडिया में नहीं है, ठीक है, अगर पोयम इंडिया में है तो आप क्या बन जाएंगे, रेसिडेंट बन जाएंगे। अगर पोयम आउटसाइड इंडिया है तो आप क्या बन जाएंगे, आप नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। मैम पोयम का मतलब क्या था, पोयम इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मींस आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं, कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जितनी भी मीटिंग है, अगर वो इंडिया में हो रही है, राइट, अगर वो इंडिया से लिए जा रहे हैं, सारे डिसीजन, सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज इंडिया में है, तो फॉरेन कंपनी भी क्या इंडिया में रेसिडेंट कहलाएगी अगर उसका पोयम इंडिया में है, राइट। बट अगर उसका पोयम आउटसाइड इंडिया है तो वो क्या कहलाएगी उस केस में, नॉन रेसिडेंट, राइट। आप एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। एंड इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी बचेगी वो अदर पर्सन के लिए रहेगी, जिसके अंदर अपन देखेंगे सारी चीजें इंडिविजुअल एचयूएफ और कंपनी को छोड़ के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं पर्सन के अंदर जो आती हैं, जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई, कोई एलएलपी हो गई, लोकल अथॉरिटी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, राइट। ये सारी चीजें कहाँ देखेंगे अपन, अदर कंडीशंस के अंदर देखेंगे, जिसके लिए सेम रहेगा इन चारों कैटेगरी के लिए, राइट। एक बार कॉपी कर लीजिए आप, देन देखते हैं। कंपनी के केस में सिंपल सा है, इंडियन कंपनी है तो रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी है तो पोयम चेक करेंगे, पोयम अगर इंडिया में है तो वो पर्टिकुलर कंपनी क्या कहलाएगी, रेसिडेंट कहलाएगी। बट अगर पोयम आउटसाइड इंडिया है तो वो पर्टिकुलर कंपनी क्या हो जाएगी, नॉन रेसिडेंट हो जाएगी, राइट। एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्या बोल रहा है ये, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ फर्म, एओपी एंड एवरी अदर पर्सन। फर्म के साथ एलएलपी भी आ जाएगी, एओपी के साथ बीओआई भी आप ले लेंगे, ठीक है, लोकल अथॉरिटी भी ले लेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ले लेंगे। मतलब जो भी लोग इंडिविजुअल, कंपनी और एचयूएफ के अलावा बच गए, जो पर्सन की डेफिनेशन के अंदर क्या थे, इंक्लूडेड थे, राइट। तो इन तीनों के अलावा जो भी लोग बच गए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आपको इस तरीके से चेक करना है। क्या बोल रहा है, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज वोली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। जैसे एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करा था, वैसे ही देखेंगे कि अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है उस फर्म का, एलएलपी का, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो पूरी तरीके से इंडिया से है या पार्टली भी अगर इंडिया में है प्रीवियस ईयर में तो वो रेसिडेंट बन जाएगा, और पूरी तरीके से अगर आउटसाइड इंडिया है, राइट, अगर पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर में आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। एक बार इसका भी चार्ट बना लेते हैं। अदर कैटेगरी, अदर कैटेगरी में कौन कौन आ जाएंगे, फर्म आ जाएगी, ठीक है, फर्म में पार्टनरशिप फर्म आ जाएगी, एलएलपी आ जाएगी, ठीक है, लोकल अथॉरिटी आ जाएगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आ जाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएगी, ठीक है। इनके रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए आपको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, राइट। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट,
अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वोली पूरी तरीके से या पार्टली भी होगा तो भी चल जाएगा, इन इंडिया है, तो आप बन जाएंगे रेसिडेंट। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वोली आउटसाइड इंडिया है, राइट, वोली आउटसाइड इंडिया, तो आप क्या बन जाएंगे, आप नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। तो इट इज वेरी इजी। जो एचयूएफ के लिए कंडीशंस देखी थी कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर एचयूएफ का पूरी तरीके से इंडिया में है या पार्टली भी इंडिया में है तो रेसिडेंट बन जाएगा, और पूरी तरीके से आउट ऑफ इंडिया है तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। ऐसे ही अदर कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर आ जाएगा एक फर्म आ जाएगी, लोकल अथॉरिटी आ जाएगी, एओपी आ जाएगा, बीओआई आ जाएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आ जाएगा, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। इसके केस में आप क्या देखेंगे, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर पूरी तरीके से इंडिया में है या पार्शियली भी इंडिया में है तो आप रेसिडेंट बन जाएंगे, और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरीके से आउटसाइड इंडिया है तो आप क्या बन जाएंगे, आप एक नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। तो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर 2, राइट। इसके और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में पुट अप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अपन ने रेसिडेंशियल स्टेटस देखा, क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में चार्ट से वी विल रिवाइज, ठीक है। अगर रेसिडेंशियल स्टेटस आप देख रहे हैं किसका, इंडिविजुअल का, तो आप बेसिक कंडीशंस देखेंगे। बेसिक कंडीशन सेज कि आप इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रहे हैं प्रीवियस ईयर में तो आप क्या बन जाएंगे, रेसिडेंट। अगर एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो आप दूसरी देख लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, बेसिक में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आप क्या, रेसिडेंट बन जाएंगे। सेकंड बेसिक कंडीशन वाज कि आप इंडिया में रहे हैं 60 डेज से ज्यादा प्रीवियस ईयर में, एंड मींस ये साथ में देखा जाएगा, एंड आप 365 डेज और मोर रहे हैं इन 4 प्रीवियस ईयर्स, राइट। अभी हमने बी क्लॉज के एक्सेप्शंस देखे थे, हमने उसको डिवाइड किया था कि आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं एंड आप इंडिया पे वापस आ रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया अगर छोड़ के जा रहे हैं तो हम देखेंगे सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, जो इंडिया छोड़ के क्यों जा रहा है, फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, तो आपको 60 डेज की जगह 182 डेज का पीरियड लेना है, प्लस 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, राइट। अब आप इंडिया घूमने आ रहे हैं, ठीक है, एंड आप क्या है, सिटीजन है इंडिया के या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो आपको 60 डेज की जगह 182 डेज देखा जाएगा। बट अब 182 डेज भी नहीं देखेंगे, कब, जब आप क्या कर रहे हैं, इंडिया में इंडियन सोर्स से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और वो रेवेन्यू 15 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो 182 डेज की जगह हम क्या ले लेंगे, 120 डेज ले लेंगे, प्लस 365 डेज और मोर इन ऑल प्रीवियस ईयर। मींस एक्सेप्शंस में जो भी डेट्स होंगी, ठीक है, 60 की जगह इधर इट इज 182 और 120, आपको 365 डेज और मोर आपको ऐड करना है, राइट। इससे आप क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप इंडिया में रेसिडेंट है, दोनों ही नहीं सेटिस्फाइड हुई तो आप इंडिया में क्या है, नॉन रेसिडेंट है, राइट। उसके बाद हमने देखा था एडिशनल कंडीशंस, राइट। एडिशनल कंडीशंस में 2 कंडीशंस थी और ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है, विच सेज आप इन लास्ट 10 ईयर्स में से 2 ईयर्स में आप रेसिडेंट है इंडिया में, एंड आप इंडिया में 730 डेज या उससे ज्यादा प्रीवियस 7 ईयर्स में रहे हैं तो आप क्या बन जाएंगे, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करके रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे। अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसमें हमने ABCD 4 कंडीशंस देखी थी, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF विच वाज सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 विच सेज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर HUF का वोली या तो पूरी तरीके से इंडिया से है या पार्शली इंडिया में है तो आप रेसिडेंट बन जाएंगे, और अगर पूरी तरीके से आउट ऑफ इंडिया में है तो आप नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे, राइट। अब HUF कैन ऑल्सो बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो एडिशनल कंडीशंस के लिए आप कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, जो बोलता है कि आप पिछले 10 ईयर्स में से एटलीस्ट 2 ईयर्स रेसिडेंट है इंडिया में, या लास्ट 7 ईयर्स में आप 730 डेज और मोर उससे ज्यादा इंडिया में रहे हैं। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएंगे, एल्स आप नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेंगे। इसके बाद हमने कंपनी का देखा था, कंपनी के केस में कंपनी रेसिडेंट होगी अगर वो इंडियन कंपनी है तो,
इट विल ऑलवेज बी रेसिडेंट। ऑन द अदर हैंड अगर फॉरेन कंपनी है तो आप उसका पोयम चेक करेंगे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर उसका पोयम इंडिया में है तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, रेसिडेंट कंपनी कहलाएगी। अगर पोयम आउटसाइड इंडिया है तो वो कंपनी नॉन रेसिडेंट हो जाएगी, राइट। उसके बाद हमने लास्टली देखा था अदर कैटेगरीज, जिसके अंदर था फर्म, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके केस में आपको देखना है अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरीके से या पार्शली इंडिया से है तो रेसिडेंट हो जाएगा, और अगर पूरी तरीके से आउट ऑफ इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, राइट। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होता है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक दी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, राइट। थैंक यू सो मच गाइस।